आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के 80 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक मौके पर देश की निगाहें दिल्ली के लाल किले पर टिकी रहीं, जहां पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। करीब 75 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का विजन सामने रखा। युवाओं, महिलाओं, अर्थव्यवस्था, एआई तकनीक, खेल, मैन्युफैक्चरिंग और देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अपनी सरकार की दिशा और लक्ष्य बताए। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिमागी नक्सलियों जैसे शब्द का भी जिक्र किया, जिसे लेकर वो बुरी तरह से फंस गए हैं। पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने आखिर कहा क्या। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक बहस तेज हो गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिमागी नक्सली वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से विरोधियों के लिए शहरी नक्सली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था और अब दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री की कथित हताशा से जोड़ते हुए तंज कसा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार अपनी राजनीतिक विरोधियों को अलग अलग नाम देकर निशाना बनाती रही है। पहले उन्होंने 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने। जयराम रमेश के अलावा जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, सुनिए। मोदी जी ही बताएंगे कि कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन नक्सली है, तो मोदी ज्यादा जानते होंगे। तो आकर के सब जगह घूम घूम करके पूरे बिहार में, पूरे देश में सब जगह निकालेंगे कौन किस माइंडसेट का आदमी है। हो सकता है वो नक्सली या पागल जिसको ठहरा रहे हो उन्हीं के दल में हो, भाजपा में हो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन क्या है, आज स्वतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है। तो वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने 12 साल तक जो कहा वो लोगों ने खूब सुन लिया। अब विश्वास नहीं रहा उनके ऊपर। अभी खड़गे साहब ने जो यहाँ पर स्पीच दी है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की पूरे भाषण को साफ कर दिया, क्योंकि एक एक पॉइंट उन्होंने किस प्रकार देश आज़ादी से लगा करके हर प्रधानमंत्री ने क्या योगदान दिया वो सब बताया, और मतलब एक मैसेज दे दिया देश को। ये लोग खाली मार्केटिंग करते हैं, काम कुछ नहीं करते। मार्केटिंग इतना शानदार इन लोगों का, इतना ये पब्लिसिटी करते। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी नए नए शब्दों का आज आविष्कार हो रहा है। कोई दिमागी नक्सली है, कोई अर्बन नक्सली है, और ये मुझे लगता है शोभा नहीं देता आज के समय पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का। और ये जो किया है, ये कहीं ना कहीं
भड़ास निकल रही है। यानी लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही विपक्ष ने उसके राजनीतिक हिस्से को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार की नीयत और समय सीमा पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने जहां सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठकर 33% महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की अपील की, वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा नया नहीं है। कांग्रेस नेता रजनी पाटिल ने महिला आरक्षण की पहल का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देते हुए कहा कि महिला आरक्षण की मूल पहल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। कांग्रेस परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण पर राजनीति न करने की अपील की है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात ही बता रहे थे, क्योंकि महिला आरक्षण को लगातार दोयम दर्जा देने के लिए, पीछे धकेलने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो उसको 2 शर्तों की बैसाखी पर खड़ा करने वाला कौन था? परिसीमन और जनगणना से जोड़ने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी तो आज भी ये कहती है, मॉनसून सत्र से पहले भी लगातार हम लोग कहते रहे कि उसी सत्र में आप लेकर आइए, 543 में दीजिए आरक्षण, 181 महिलाओं को सांसद बनाइए। लेकिन असली मसला मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए महिला आरक्षण है ही नहीं। महिला आरक्षण को ढाल बनाकर किसी तरीके से परिसीमन ऐसा लेकर आए कि अपनी मर्जी से काट छांट कर सके सीटों की, और अपनी मर्जी के मुताबिक दक्षिण भारत की और उत्तर पूर्वी राज्यों की जो हिस्सेदारी है संसद में, उसको कम से कम कर सके। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुनिए। लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर भड़कते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है, तो इंतजार किस बात का है? लागू करना चाहिए। जहां तक परिसीमन की बात है, पहले जनगणना होती है, उसके बाद एक आयोग बनता है, आयोग की सिफारिशों के बाद परिसीमन लागू किया जाता है। तो ये जो थोपने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए, उसके खिलाफ पूरा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सोचना चाहिए क्या ये चीजें इस वक्त हो रही हैं? जो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने मिलजुल के उस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप के साथ दिया था कि यहाँ हर इंसान को इंसाफ मिलेगा, हर इंसान को बराबर हक मिलेगा जिंदगी जीने का, मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे कोई तफरुक नहीं होगा। तो मुझे लगता है आज 80 साल के बाद हमें कहीं पीछे तो नहीं लेके जा रहे हैं, 47 की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं हमें, जहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, जहाँ अंग्रेज़ों का राज था, कोई हक नहीं था हमारा, तानाशाही थी। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन तो चाहते हैं और उसके लिए 2023 में ऑलरेडी कानून पास हो चुका है, उसको खाली इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें अपोजिशन क्या करेगी? विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा सवाल इसके क्रियान्वयन को लेकर उठाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सिर्फ आरक्षण का ऐलान पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्पष्ट होना चाहिए कि इसे जमीन पर कब और किस प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए। परिसीमन और जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री ने लाल किले से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार से इसकी समय सीमा और प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग रखी। बता दें, पीएम मोदी के भाषण में एक तरफ देश की उपलब्धियों का जिक्र था, तो दूसरी तरफ आने वाले सालों के लिए कई बड़े लक्ष्य भी सामने रखे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अब छोटे सपनों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश को बड़े सपने देखने होंगे और बड़े संकल्प लेने होंगे। उनका कहना था कि जब सोच बड़ी होती है और संकल्प मजबूत होता है, तो मुश्किलों के बीच से भी रास्ता निकालने की ताकत पैदा होती है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश ने सबसे बड़े सपने देखे थे, लेकिन लंबे समय तक देश उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सका जिसकी उम्मीद की गई थी। पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 12 सालों में भारत ने अपनी विकास यात्रा में नई रफ्तार हासिल की और अब देश को रोकना मुश्किल है। बताते चले कि युवाओं के भविष्य को लेकर भी पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले समय में तकनीक और कौशल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, इसलिए युवाओं को भविष्य की नौकरियों और उद्योगों के हिसाब से तैयार करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के उत्पादों को दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी है तो लागत, गुणवत्ता और कौशल, इन तीनों का विशेष ध्यान होगा। भारत में बनने वाले उत्पाद न केवल सस्ते और बेहतर हों, बल्कि उनकी पैकेजिंग और गुणवत्ता भी वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के भाषण में प्रमुखता से सामने आया। पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों से अपील की कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाकर देखा जाए और उसके क्रियान्वयन को तेजी दी जाए। उन्होंने कहा कि देश के नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। कुल मिलाकर 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कई बड़े संदेशों के साथ सामने आया। एक संदेश था विकसित भारत 2047 का, दूसरा संदेश था युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ने का, तीसरा संदेश था मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का और चौथा संदेश था भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकत बनाने का। लेकिन इसी भाषण में विपक्ष को घेरने वाला राजनीतिक संदेश भी मौजूद था। दिमागी नक्सली जैसे शब्दों ने राजनीतिक बहस को गर्म किया। महिला आरक्षण पर विपक्ष ने सरकार की टाइमलाइन और नियत पर ही सवाल उठाए और अब सवाल यही है कि लाल किले से किए गए इन बड़े संकल्पों का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है, क्योंकि 2047 अभी दूर है, लेकिन उस विकसित भारत की नींव आज के फैसलों से ही रखी जाएगी। युवाओं को रोजगार और कौशल मिलेगा या नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बोझ कम होगा या नहीं, महिलाओं की संसद और विधानसभाओं में भागीदारी कब बढ़ेगी, भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर कितना आगे निकलेंगी और तकनीक के क्षेत्र में भारत कितनी बड़ी छलांग लगाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले सालों में मिलेंगे। फिलहाल 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश के सामने एक बड़ा विजन रखा और विपक्ष ने उसी विजन, उसके दावों और सरकार की नीतियों पर अपनी सवाल सामने रख दिए। यानी स्वतंत्रता दिवस का मंच खत्म हो गया, लेकिन अब असली परीक्षा उस संकल्प की है जिसे लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा गया है।